जिला दर्शन की इस सीरीज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं चमोली ज़िले के ऊपर। इससे पूर्व हमने चमोली के ऊपर एक वीडियो बनाया जिसमें हमने चमोली के ज़िले के अंतर्गत आने वाले प्रमुख तालों की चर्चा की, प्रशासनिक इकाइयों की चर्चा की, साथ ही साथ चर्चा की वहाँ पर स्थित बुग्यालों की, दर्रों की। लेकिन हमने उसमें नदी छोड़ दी थी क्योंकि हमने कहा था कि चमोली बहुत बड़ा ज़िला है और यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए अतिरिक्त वीडियोज़ की आवश्यकता पड़ेगी। उसी के अंतर्गत हमने दूसरा वीडियो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे नदियों के ऊपर। नदियों के बाद इसमें चर्चा की जाएगी पंच बदरी के ऊपर। उसके अतिरिक्त भी जो टॉपिक रह जाएंगे हम उनको कवर करेंगे क्योंकि हमें इसके बाद यहाँ पर स्थित धार्मिक स्थलों की भी चर्चा करनी है क्योंकि स्कंद पुराण में इसका सबसे ज़्यादा जिक्र है। सिर्फ स्कंद पुराण नहीं, हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्नोत्तर यानी कि जो परीक्षा में सवाल आते हैं उनमें भी मैंने कहा था कि लगभग अगर आपने चमोली को कवर कर लिया तो 40% उत्तराखंड आपका कवर हो गया। इतना कंजेस्टेड है ये, इतना ज़्यादा इसमें जानकारियाँ अवेलेबल हैं। धार्मिक तौर पर भी यहाँ पर इतने मंदिर हैं कि आपको पढ़ाते पढ़ाते पूरा दिन गुजर जाए। लेकिन हमें उन महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में पढ़ना है जो अक्सर परीक्षा में आते हैं, भविष्य में जिनका परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। मैं आपको पिछले विगत सालों के कई प्रश्न पत्र लेकर के आऊँगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं इनसे कितने सवाल आपकी परीक्षा में आए। और मज़ेदार बात तो ये है कि आपको वन लाइनर के माध्यम से नहीं, मानचित्र के माध्यम से उनकी स्थिति का अवलोकन करा के उनके बारे में स्पष्ट जानकारी देकर ही समझाया जा रहा है। तो आप ये भी ना समझें कि आपके दिमाग से खिसकने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि इस तरह के टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो याद करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और याद करने से दिमाग पे प्रेशर बनता है। हमने कोशिश की कि जितना आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। उसी के संबंध में हमारा ये दूसरा वीडियो आया है चमोली का। अन्यथा इसको भी 2 वीडियो में हम कवर कर सकते थे, मगर विस्तृत है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ज़्यादा समय दे रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ताल पढ़ाए थे, 12-13 ताल यहाँ पर पढ़ाए थे। आज नदियों की बात करेंगे क्योंकि उत्तराखंड की प्रमुख नदी अलकनंदा का उद्गम स्रोत है। यहाँ पर सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अलकनंदा नदी का। उसी से सारी नदियां यहाँ पर जुड़ी हैं। अलकनंदा से मिलने वाले संगम पर ही पंच प्रयाग हैं जिसमें से 3 प्रमुख प्रयाग यहीं पर स्थित हैं। उनकी भी चर्चा इसी के अंतर्गत हो जाएगी। सबसे पहले चलते हैं हम अलकनंदा के उद्गम स्रोत पर। यह है सतोपंथ ग्लेशियर। देखेंगे आप चौखंबा के ठीक नज़दीक है सतोपंथ ग्लेशियर। चौखंबा रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली जिले के बॉर्डर पर स्थित एक ऊंची चोटी है। इसके पूर्वी ढाल पर देखिए आप सतोपंथ है। ऊपर देखेंगे आप, यहाँ से भागीरथी का उद्गम स्रोत है। गोमुख इस तरफ है, बिल्कुल उत्तरकाशी के। यहाँ से गौतमुख भी नजदीक पड़ेगा, भागीरथी खर्क, और इधर से आप देखेंगे सतोपंथ। 2 ग्लेशियर्स आपस में मिलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि इसका प्रमुख स्रोत भागीरथी खर्क है तो कई लोग सतोपंथ, तो हम सतोपंथ को ही मान के चलते हैं। सतोपंथ यहाँ पर है। ये क्षेत्र अलकापुरी का क्षेत्र कहलाता है। ध्यान से देखिए, अलकापुरी जो कुबेर की राजधानी भी थी, अपने इतिहास में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। यहाँ से नदी पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती है। इसमें नज़दीक आप देखेंगे तो यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, एक वासुधारा है जो इसका मुख्य जल का स्रोत है। ग्लेशियर पिघलने से तो पानी बनता ही है, पर प्रमुख जल का स्रोत ऊपर एक वासुधारा है, वाटरफॉल, जो इसमें मिलता है अलकनंदा में। उसके बाद इसमें पानी का प्रवाह होता है और ये नदी आगे जाकर देखिए ऊपर से एक नदी आती है देवताल से, सरस्वती नदी। इस नदी पर एक भीम पुल भी है। कई सारी कहानियां इसमें जुड़ी हैं। फिर मैंने आपको कहा कि उनको धार्मिक वीडियोस में ही हम बताएंगे। पर यहाँ भीम पुल है। ये माड़ा, सरस्वती नदी के किनारे पर माड़ा है जो उत्तराखंड का अंतिम गांव है। यहाँ भीम पुल है। उसके बाद ये नदी अलकनंदा में मिलती है। अलकनंदा देखिए इस दिशा से आती है। अलकनंदा में ये नदी मिलती है केशव प्रयाग में। बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए भी जरा महत्वपूर्ण रहेगा आपके। किस स्थान पर सरस्वती नदी अलकनंदा से मिलती है? तो इसका उत्तर है केशव प्रयाग पर। इसके ऊपर पांडुकेश्वर है, अभी उसकी भी चर्चा होगी। यहाँ पर योग ध्यान, मैं आपको स्थान बता रहा हूँ अलकनंदा की नदी के तट पर कौन कौन से हैं। इनके मंदिर और धार्मिक महत्व की चर्चा अन्य वीडियो में हो जाएगी। अलकनंदा नदी इसके बाद बद्रीनाथ पहुंचती है। बद्री विशाल मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। साथ ही साथ भारत के प्रमुख 4 धाम जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित हैं उनमें से भी एक है ये उत्तर भारत का धाम। यहाँ पर ऋषि गंगा आकर मिलती है बद्रीनाथ में अलकनंदा से। ऋषि गंगा का उद्गम स्रोत आप देखिए नीलकंठ पर्वत है।
उत्तराखंड में चमोली जिले के अंदर ही दो ऋषि गंगा है। एक ऋषि गंगा इधर भी है, ध्यान से देखिए, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। वो ऋषि गंगा ये धौली गंगा की सहायक है। ये ऋषि गंगा सीधे जाकर मिलती है किस में? बद्रीनाथ में, अलकनंदा से। आप स्थिति देखिए, नदी नीचे की तरफ जा रही है, तो दाहिनी तरफ से नदी मिल रही है। ध्यान से देखिए, दाहिनी तरफ से नीलकंठ से निकलकर ये नदी मिलती है बद्रीनाथ के निकट जाकर अलकनंदा में। इधर चौखंबा शिखर है, ये भी आप देखते जाइएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। बद्रीनाथ से निकलने के बाद ये नदी पहुंचती है गोविंद घाट। गोविंद घाट में यहां पर लक्ष्मण गंगा इसमें मिलती है, जो ज्यादा कंजस्टेड होने की वजह से मैं लिख नहीं पाया। लक्ष्मण गंगा यहां मिलती है। लक्ष्मण गंगा भी देखिए घंघरिया नाम की जगह पर दो नदियों का एक संगम है, लक्ष्मण गंगा। इससे पूर्व आप देखेंगे फूलों की घाटी में एक नदी आती है पुष्पावती। लक्ष्मण गंगा भ्यूंडार घाटी के नजदीक से निकलती है, भ्यूंडार घाटी के नजदीक से निकलती है। घंघरिया में पुष्पावती नदी से इसका संगम होता है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किस नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर इज पुष्पावती नदी के तट पर। यह घंघरिया में जाकर लक्ष्मण गंगा से मिलती है और लक्ष्मण गंगा आगे जाकर गोविंद घाट में जाकर ये मिल जाती है अलकनंदा नदी के साथ, इसका संगम बन जाता है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, अलकनंदा आगे पड़ता है विष्णु प्रयाग। ये पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है। अगर आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाए तो सबसे उत्तर में विष्णु प्रयाग है। ये बृहद हिमालय का हिस्सा है, हालांकि घाटी में है तो 1300 मीटर की ऊंचाई पर है मात्र, मगर ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। ये उन पंच प्रयागों में एकमात्र ऐसा प्रयाग है जहां पर आबादी नहीं है, सिर्फ मंदिर है। बृहद हिमालय की चर्चा हमने पहले भी की, निर्जन क्षेत्र है। ज्यादातर तभी यहाँ पर आदमी आते हैं जब सीजन होता है, उसके अतिरिक्त पूरा वीरान रहता है। विष्णु प्रयाग की बात करेंगे तो यहाँ पर आबादी नहीं है, एक इसका पौराणिक महत्व भी है, धार्मिक चर्चा तो होगी इस पर। बात नदी की जा रही है, इसमें संगम है तभी तो प्रयाग है, पंच प्रयागों का प्रमुख प्रयाग है ये। यहाँ पर पश्चिमी धौली गंगा नदी मिलती है। पूर्वी धौली गंगा पिथौरागढ़ में है, पश्चिमी धौली गंगा यहाँ मिलती है। देखिए पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम स्रोत आप देखेंगे, ये पश्चिमी धौली गंगा है जो रैणी नाम के गांव में ऋषि गंगा से भी मिलती है। ये देखिए आप नीति दर्रा दिख रहा होगा आपको इस तरफ, चमोली के चर्चा हमने दर्रों में भी की थी। ऊपर नीति दर्रा है, नीति नाम की जगह है, मलारी इसी के तट पर है। पश्चिमी धौली गंगा यहाँ से निकलती है और रैणी नाम के गांव में ये ऋषि गंगा से मिल जाती है। ऋषि गंगा का उद्गम स्रोत है नंदा देवी पर्वत का पश्चिमी ढाल। देखिए ये नंदा देवी पर्वत है जो उत्तराखंड के सबसे ऊंची चोटी भी है। इसके पश्चिमी ढाल से नदी निकलती है। रैणी नाम का गांव, रैणी बड़ा प्रसिद्ध गांव है गौरा देवी का, चिपको मूवमेंट से भी जुड़ा है। यहाँ पर संगम होता है धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा और ऋषि गंगा का। आगे जाकर ये नदी हमने अभी चर्चा की विष्णु प्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा में। नदियों की चर्चा यहाँ पर हो रही है, कई सारी यहाँ पर नदी परियोजनाएं भी हैं चमोली के लिए। फिर मैंने आपको कहा अतिरिक्त वीडियोस की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो और अतिरिक्त हम वीडियोस में बनाते जाएंगे जब तक संपूर्ण जानकारी आप तक नहीं पहुंच जाती। विष्णु प्रयाग के बाद इसके तट पर देखेंगे जोशीमठ, इसके थोड़ा पूर्व दिशा में है जोशीमठ। यहाँ पर होटल है क्योंकि विष्णु प्रयाग में मंदिर है, वहाँ पर जनसंख्या नहीं है, तो जोशीमठ में रुकना पड़ता है विष्णु प्रयाग जाने के लिए। तो जोशीमठ यहाँ पर है। रास्ते में भविष्य बद्री है, अलग चीज़ है, उसकी चर्चा भी होगी। नीचे हेलंग घाटी में जाती है नदी। हेलंग घाटी के बाद यहाँ आप देखेंगे पीपल कोटी, यहाँ पर इसके नज़दीक एक विरही गंगा मिलती है। गोहना ताल भी है यहाँ पर। 1890 के आसपास यहाँ पर भीषण बाढ़ आई थी तो बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई। इसके नीचे की सारी चीज़ें, चाहे वो चमोली जिला हो, गोपेश्वर जिला हो, नंद प्रयाग हो, कर्ण प्रयाग तक कई मंदिर इस विरही ताल की बाढ़ से ध्वस्त हो गए थे। मैं आपको बता देता हूँ, विरही गंगा पर एक गोहना ताल भी है, तालों का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नीचे आप जाएंगे तो गोपेश्वर है, चमोली है, उसके बाद आ जाता है दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग। किंवदंती है ये भी, पहले की ऐसे मान्यता है कि मनुष्य का जन्म कर्माश्रम यहीं पर था, सबसे पहले यहीं पर हुआ। भरत और शकुंतला की कहानी यहीं पर मानी जाती है, ऐसा माना जाता है। एक्चुअल में वो पौड़ी में है, मगर कई जगह पर इसका भी जिक्र मिलता है नंद प्रयाग का। नंद प्रयाग क्योंकि पंच प्रयागों में प्रमुख प्रयागों में से एक है। विष्णु प्रयाग सबसे उत्तर में है, दूसरे नंबर पर नंद प्रयाग है। उत्तर से दिशा में आप आएंगे तो पंच प्रयागों में एक ये भी प्रयाग है। यहाँ पर नंदाकिनी नदी इसमें संगम करती है। नंदाकिनी नदी नंदा घुघुती पर्वतमाला से निकलती है। देखिए नंदाकिनी का उद्गम स्रोत ये है नंदा घुघुती।
कई जगह पर त्रिशूल भी लिखा होगा, त्रिशूल इसके नज़दीक एक चोटी है। परीक्षा में पूछा जाए तो नंदाकिनी का नंदा भुगती ही माना जाता है। ऊपर नंदा कोट भी है, नंदा देवी भी है, यहाँ सब कुछ नंदा ही नंदा चल रहा है, तो आपको याद करने में आसानी भी होगी। नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी। कहाँ से निकलती है? नंदा गुगुती से। ठीक, तो आपको यह आसान होगा समझना, नंद प्रयाग में। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तीसरा प्रयाग है, अंतिम प्रयाग चमोली का, क्योंकि चमोली में 3 ही प्रयाग हैं। अंतिम से तात्पर्य है उत्तर से दक्षिण की ओर, सबसे दक्षिण में यही ताल है, कर्ण प्रयाग। यहाँ पर दानवीर कर्ण का मंदिर भी है। इस प्रयाग में पिंडर नदी मिलती है, जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है बागेश्वर में, जिसके तट पर देवाल, थराली, नारायण बगल, बहुत सारी जगह है यहाँ पर। कर्ण प्रयाग इसी के संगम पर स्थित है। पिंडर नदी की कई सहायक नदी भी हैं, जिसमें दूधातोली से निकलने वाली आटागाड़ नदी है, नीचे से आती है आटागाड़ नदी। आटागाड़ नदी के तट पर ही आदि बद्री भी स्थित है। किसके तट पर? आदि बद्री के तट पर। उसके बाद अलकनंदा नदी का जो प्रवाह है वो रुद्रप्रयाग की तरफ चला जाता है, यानी पश्चिम दिशा की तरफ। इस तरह से अलकनंदा के अंतर्गत आने वाली सारी प्रमुख नदियों का हमने यहाँ पर चर्चा की, जिक्र की। इनसे संबंधित कई सवाल परीक्षा में आते हैं। पंच प्रयागों की स्थिति अक्सर हर परीक्षा में नजर आती है। पंच प्रयागों में से कोई सा भी प्रयाग परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इस प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है, या इन 2 नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण रहेगा, इस नदी के तंत्र को हमें याद रखना। और तो और इससे अलकनंदा से संबंधित नदियों के कई बार उद्गम स्रोत भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पर है? हमने आपको इस वीडियो में इन सारी नदियों को, जितनी भी अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, उनके उद्गम स्रोत भी बताए हैं, जिसको आपको याद करना बड़ा जरूरी है। अब चर्चा करते हैं हम पंच केदार की। पंच केदार में हमने पिछली वीडियो में रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 3 केदारों का जिक्र किया और 2 यहाँ पर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। रुद्रनाथ में स्वयं भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। रुद्रनाथ ट्रेकिंग रास्ता भी है, कई लोग आप यूट्यूब पर वीडियोस भी देख सकते हैं, कई लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर। परीक्षा में यही पूछा जाता है कि रुद्रनाथ में शिव के किस भाग की पूजा होती है, तो मुख की। और कल्पेश्वर में, कल्पेश्वर से संबंधित सवाल यही आता है, भगवान शिव के किस अंग की यहाँ पर पूजा की जाती है, तो उत्तर है बालों की, कल्पेश्वर में। चलिए अब हम चर्चा करते हैं पंच बद्री की। पंच केदार के बाद पंच बद्री, क्योंकि फिलहाल हम मंदिरों की चर्चा नहीं कर रहे थे, मगर हमने वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मंदिर है जो हम चर्चा भी करेंगे, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम पंच बद्री की जरूर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कर्णप्रयाग के निकट आएगा आदि बद्री मंदिर, जहाँ पर मंदिरों का एक बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़ा ग्रुप है। जब आप कुमाऊं से प्रवेश करते हैं बद्रीनाथ की यात्रा पर, तो सबसे पहले आदि बद्री पड़ेगा। अन्य बद्रियों को देखिए, मैंने बिल्कुल एक रेक्टेंगल में, एक आयताकार डब्बे में बंद किया है। देखिए आदि बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री, सप्त बद्री है। वैसे इसमें ध्यान बद्री और नरसिंह बद्री कंजेस्टेड होने की वजह से मैं नहीं बना पाया, लेकिन जब हम सप्त बद्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि पंच बोला था 7 है, तो उसका जिक्र भी अभी हम करेंगे। स्थिति मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। आदि बद्री की स्थिति कर्णप्रयाग के बिल्कुल पास में है। अभी जिक्र किया था कि आटागाड़ नदी इसके नजदीक से गुजरती है, जो किसकी सहायक नदी है? पिंडर नदी की सहायक नदी है। दूसरे बद्री की तरफ जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, दूसरा बद्री आता है वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री के बारे में मान्यता है कि जो वृद्ध ऊपर नहीं जा पाते, अब तो ट्रैक बन गया है, रास्ता बन गया है बद्रीनाथ का, यहाँ से गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, लेकिन जब यहाँ पर रास्ता नहीं था, पैदल मार्ग था। जब बुजुर्ग लोग यहाँ बद्रीनाथ की यात्रा करने जाते थे और यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, तो उनके लिए वृद्ध बद्री एक ऐसा मंदिर था जहाँ पर वो दर्शन कर सकते थे, यहाँ से दर्शन करके भी वापस जा सकते थे। इस वजह से आप देखेंगे वृद्ध बद्री की स्थिति हेलंग घाटी पर है, ये मार्ग पर पड़ेगा आपको बद्रीनाथ के। इसी के नज़दीक है ध्यान बद्री। 2 बद्री की हम चर्चा कर रहे हैं, योग ध्यान बद्री और ध्यान बद्री। हेलंग घाटी पर 2 बद्री हैं, एक वृद्ध बद्री, दूसरा ध्यान बद्री। ध्यान रखिएगा आप। अब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे एक नरसिंह बद्री पड़ेगा, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि नरसिंह मंदिर का आकार वहाँ के माध्यम से घटता जा रहा है, और अगर ये घटते घटते बिल्कुल समाप्ति की ओर आ गया तो इसके अस्तित्व के साथ कहानी जुड़ी है बद्रीनाथ मंदिर की। नरसिंह मंदिर का आकार अगर घटेगा, साइज घटेगा, तो निश्चित तौर पर ऐसा मान्यता है कि बद्रीनाथ भी अपने अस्तित्व की कहानी को खो देगा। अगर नरसिंह मंदिर ने अपना अस्तित्व खो दिया तो उसी के साथ साथ बद्रीनाथ का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है,
नरसिंह बद्री, कितने हमारे पास बद्री हो चुके हैं? आदि बद्री 1, बृहद बद्री 2, ध्यान बद्री 3, नरसिंह बद्री 4, 5वां है भविष्य बद्री। यह भी मान्यता है कि एक दिन बद्रीनाथ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसा नरसिंह बद्री के बारे में हमने बताया, ये तपोवन के नजदीक है। जब बद्रीनाथ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो लोग कहाँ पूजा करने जाएंगे? इसका उत्तर है भविष्य बद्री। उसके लिए भविष्य में पहले से ही तैयार किया है भविष्य बद्री को। तो ये देखिए आप, यहाँ पर है भविष्य बद्री की स्थिति। ये तब के लिए तैयार किया गया है यदि नरसिंह मंदिर का अस्तित्व समाप्त होता है तो बद्रीनाथ स्वतः समाप्त हो जाएगा मान्यताओं के मुताबिक, और उस समय पूजा के लिए भविष्य बद्री अवेलेबल रहेगा, उपलब्ध रहेगा। तो ये था हमारा 2, 3, 4, 5, 5वां बद्री। छठा बद्री यहाँ पर स्वयं भगवान बद्री विशाल है। धार्मिक मंदिरों में इसकी चर्चा हम विस्तृत रूप में करेंगे। फिलहाल ये छठा बद्री हम बता रहे हैं नीचे से क्रम में। वैसे सबसे महत्वपूर्ण है बद्रीनाथ, ये धाम तो यही है। अंतिम योग ध्यान बद्री, ये बद्रीनाथ के भी ऊपर है। देखिए माणा की तरफ जाते हुए जहां पर हम कह रहे थे भीमपुल है, उससे पहले पांडुकेश्वर और उससे पहले जगह पड़ेगी योग ध्यान बद्री। शीतकालीन सत्र में उत्सव तीर्थ के रूप, उत्सव मूर्ति के रूप में यहाँ बद्रीनाथ की पूजा होती है, क्योंकि शीतकालीन समय में भगवान बद्री जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में चले जाते हैं शीतकालीन, जब कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन तब अगर कोई बद्रीनाथ आता है और पूजा करता है तो शीतकालीन समय पर भगवान बद्री की पूजा योग ध्यान बद्री में होती है। ये 7वां बद्री है। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ के निकट कुछ गुफा हैं जो बड़ी प्रसिद्ध हैं। जैसे आप कहेंगे कि तो धार्मिक शुरू हो गया, इसको अंत कर रहे हैं हम, मतलब इसके बाद अगली वीडियो में चर्चा करेंगे धार्मिक चीज़ों की। गुफाएं हम क्लियर कर देते हैं अभी फिलहाल। राम गुफा, क्योंकि बद्रीनाथ की स्थिति है इधर नर पर्वत और नारायण पर्वत, नर और नारायण पर्वत के बीच में बद्रीनाथ स्थित है। राम गुफा, मुचकुंद गुफा, नोट कर लीजिए आप। व्यास गुफा, ये परीक्षा में पूछी जाती है भाई, बद्रीनाथ के निकट निम्न में से कौन सी गुफा नहीं है या कौन सी गुफा है? गणेश गुफा। ये 4 गुफा है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे इन 4 गुफाओं को। तो ये राम गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और गणेश गुफा। व्यास गुफा के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर व्यास जी ने भागवत गीता और महाभारत लिखी, और वो जब लिख रहे थे तो गणेश को वो हाथों हाथ, गणेश की इच्छा हुई, भगवान गणेश की, कि वो उनको भी सुनाई जाए। तो दोनों गुफा आमने सामने हैं। एक गुफा में बैठकर व्यास जी महाभारत और भागवत गीता लिख रहे हैं, दूसरी तरफ गणेश जी उसको सुन रहे हैं सामने। दोनों गुफाएं ये अलकापुरी बांध की तरफ है, पश्चिम की तरफ। ठीक इस तरह से प्रमुख 4 गुफाएं जो मैंने बताई, और भी गुफाएं हैं प्रमुख गुफाएं जो परीक्षा से भी संबंधित हैं, उनका हमने जिक्र किया, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल अभी तक हमने इस चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाना। इसके अतिरिक्त अभी धार्मिक मान्यताओं वाली कई जगह हमें बताना बाकी है। जोशीमठ, तपोवन, औली, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत सारी जगह अभी बसती हैं, अभी कुंड बसते हैं। उनकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे चमोली की। फिलहाल जितना मैंने आपको अभी बताया है आप उसको ज़रूर नोट करिए, वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो परीक्षा में आती हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है। वो जो प्रेशर बनाते हैं ना वन लाइनर, उनको एक साथ सिस्टम में समझने का तरीका है, रटने से दूर। क्योंकि ऐसे विषय को आप मानचित्र के माध्यम से ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आप समझिएगा इन चीज़ों को, पूरे वीडियो को देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखिएगा, नोट करिएगा और मानचित्र को दिमाग में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा आपको कितना समझ में आया, कितना फ़ायदा हुआ। और अगर फ़ायदा हुआ तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। धन्यवाद।